जिद और जज्बात जब हद से गुजरते हैं तो इंसान अक्सर ये कहता है कि मैं तुम्हें मिटा दूंगा। आज ये मेरी कसम नहीं, मेरा ऐलान है। तुमने जो खेल किया था उसका अंत अब मेरी कलम और मेरी हिम्मत लिखेगी। लेकिन क्या कोई किसी के अस्तित्व को वाकई पन्नों से मिटा सकता है? नमस्कार, मेरा नाम है शुभांकर मिश्रा और कचहरी के स्पेशल एडिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज कचहरी की सबसे पहली पेशी जो है उसमें आपको ईरान का वो बयान सुनवाएंगे जिसने अमेरिका की चिंता बढ़ा दी है। आपको बता दें, ईरान जो है वो जंग की तैयारियां कर चुका है। वो कह रहा है कि हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं और अगर अमेरिका ने थोड़ी भी गड़बड़ की तो फिर उसका $1 खरब का निवेश भी हमारी मिसाइलों की जद में। अमेरिका ने इस धमकी का क्या जवाब दिया और क्या वाकई ईरान और अमेरिका वॉर का ब्लूप्रिंट रिलीज हो गया है, आपको दिखाएंगे। इसके अलावा आज आपको सियासी अंगारों की तपिश भी महसूस कराते हुए ग्रीनलैंड की तस्वीर दिखाएंगे। हमारी पेशी नंबर 2, वही ग्रीनलैंड जिसे लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप को धमकी दी थी। कह दिया था ग्रीनलैंड अमेरिका का होकर रहेगा, जो करना है कर लो। अब डेनमार्क की हवाइयां उड़ी हुई हैं, लेकिन सवाल है कि क्या ग्रीनलैंड पर रूस और अमेरिका आमने सामने आ गए हैं? आज आपको बताएंगे। तीसरी पेशी में आपको जनरल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की दावोस में दावत वाली वो तस्वीरें दिखाएंगे जिन्हें देखकर पाकिस्तानियों का दिल जल रहा। ट्रंप के ऑर्डर पर मुनीर और शहबाज गाजा पीस बोर्ड में शामिल हो गए, फिलिस्तीन का सौदा कर दिया और अपने दुश्मन इजराइल से हाथ मिला लिया। पाकिस्तान में गाजा के नाम पर कैसे गदर मचा है, आज तीसरी पेशी इस पर। और ठीक रात 10:30 बजे आपको उस जगह लेकर चलेंगे जहां पर बर्फ का ब्लास्ट हुआ, जहां कुदरत ने 150 फीट ऊंचा आइस बॉम्ब दागा। गाड़ियां क्या, 12 मंजिला इमारत बर्फ में दफन हो गई। ये रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले ईरान अमेरिका की बारूदी सनक जो है उससे आज कचहरी की शुरुआत करते हैं। वो साल 2003 था जब एक फिल्म आई थी हंगामा। इसमें अक्षय खन्ना और आफ्ताब शिवदासनी का एक सीन है। दोनों कहते हैं तेरे को बहुत चर्बी है क्या, दिखाऊं क्या? मैं दिखाऊं? दिखा। दूसरा कहता है अरे चल तू दिखा। दिखा। अरे हाथ ला के दिखा ना। दूसरा कहता तू हाथ ला के दिखा ना। डायलॉग मत मार, तू भी मेरा डायलॉग मत मार। बहस होती रहती है, सीन खत्म हो जाता है, लेकिन असलियत में अब ऐसा ही सीन शुरू हुआ है और इसका अंत क्या होगा दुनिया में कोई नहीं जानता। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध के हालात बन गए हैं। ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि तुम नहीं माने तो मैं हमला कर दूंगा, लोगों को फांसी दोगे तो मैं तुम्हें देख लूंगा, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। फिर ईरान कहता है कि देखो तुमने कुछ किया तो मैं तुमको देख लूंगा। और यही दोनों बात कहते 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 बात से पलट जाते हैं। ईरान बार बार कह रहा है तुम्हारी वॉरशिप जब आएगी तब आएगी, हमारी उंगलियां ट्रिगर पर रखी हुई हैं। अब तो खामनेई के करीबी भी कह रहे हैं कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो फिर इस इलाके में जो उसका $1 ट्रिलियन का निवेश है उसे भूल जाए वो, क्योंकि वो मिसाइलों की रडार पर। सवाल यह है कि क्या अमेरिका मिसाइल चलाएगा, ईरान बम बरसाएगा? कचहरी में आज ईरान अमेरिका युद्ध का चैप्टर 1 महायुद्ध का ट्रिगर जो है वो आपको दिखाते हैं। क्या ग्रीनलैंड से 7,000 किलोमीटर दूर पहला बम फटेगा? खामनेई को ट्रंप का सरप्राइज मिलने वाला है। क्या महायुद्ध का ट्रिगर दबने वाला है? डोनाल्ड ट्रंप का ऑपरेशन 26 जनवरी एक्टिव। ईरान, वो देश जहां इजराइल को मिटाने की कस्में खाई जाती हैं। ईरान, वो देश जहां खामनेई के खिलाफ लोग सड़कों पर आते हैं तो लाशें बिछती हैं और जनता यूं जवाब देती है। चार 4,000 से ज्यादा मौत, हजारों घायल, 20,000 से ज्यादा गिरफ्तारी। ईरान में हुए प्रदर्शन को आंकड़ों में समेटना मुश्किल है और यही प्रदर्शन अब महायुद्ध की चिंगारी में तब्दील हो सकता है। अमेरिका रुकता नहीं, ईरान झुकता नहीं।
ईरानी कमांडर यानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के जनरल मोहम्मद पाकपुर ने युद्ध भड़काने वाला नया बयान दिया है। खामनेई के कमांडर ने दुश्मनों को फिंगर्स ऑन ट्रिगर यानी डायरेक्ट कन्वेंशनल वॉर की चेतावनी दी है। हर दूसरे दिन ये बात कही जा रही है कि ईरान के लड़ाके तैयार हैं और किसी भी दुश्मन की गलती का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। इससे पहले ईरान के एक और कमांडर ने ट्रंप की तुलना हिटलर से करते हुए कहा था कि हमारी उंगलियां ट्रिगर पर मौजूद हैं। जब ट्रंप अपना चेहरा दिखाते हैं तो मुझे वो मंजर याद आने लगता है जब हिटलर की सेना रूस की बर्फ में फंस गई थी। जब हिटलर की वहां हार हुई तो वो जर्मनी तक को नहीं बचा पाया था। वो ये नहीं समझ रहे कि ईरान भी रूसी सर्दियों की तरह है। ट्रंप जितना आगे बढ़ेगा उनके लिए हालात और खराब होते जाएंगे। ट्रंप कहते हैं कि वो लंबा युद्ध नहीं चाहते, छोटा हमला करेंगे। क्या आपको लगता है कि इस हमले के बाद सीज फायर होगा? क्या आपको लगता है ईरान इस बार सीज फायर की शर्तों को मानेगा? हमारा सुझाव यही है कि आप अपनी सेना को वापस बुला लीजिए, क्योंकि हमारी सेना पूरी तरह तैयार है और ना सिर्फ हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं, बल्कि गोलियां चेंबर में लोड की जा चुकी हैं। 10 दिन के अंदर 2 बार इस तरह के बयान देने का मतलब तो यही है कि अब ईरान की सेना जंग की तैयारी कर चुकी है और तैयारी करने की माकूल वजह भी है। दरअसल अमेरिका का विध्वंसक बेड़ा ईरान के बेहद करीब पहुंच चुका है और शायद 26 जनवरी का इंतजार कर रहा है। यूएसएस अब्राहम लिंकन और उसका स्ट्राइक ग्रुप इस वक्त हिंद महासागर में बताया जा रहा है। अमेरिकी नेवी की तरफ से इसकी पुष्टि की गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 26 जनवरी तक ये वॉरशिप अरब सागर या फिर ओमान की खाड़ी तक पहुंच जाएगा। 19 और 20 जनवरी को इसे मलक्का स्ट्रेट को पार करते हुए देखा गया था और अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद इस बात का ऐलान कर दिया है कि उनका वॉरशिप ईरान की तरफ बढ़ रहा है। Ships going that direction, just in case. We have a big flotilla going in that direction, and we'll see what happens. We have a big force going toward Iran. I'd rather not see anything happen, but we're watching them very closely. Mostly young men were going to be hung on Thursday, and I said, if you hang those people, you're going to be hit harder than you've ever been hit. It'll make what we did to your Iran nuclear look. But we have an armada. We have a massive fleet heading in that direction, and maybe we won't have to use it. We'll see. 1 मिनट के इस बयान में कम से कम 4 बार डोनाल्ड ट्रंप एयरक्राफ्ट कैरियर का जिक्र कर चुके हैं। वो ये बताना चाहते थे कि धमकियों का दौर शायद बीत चुका है और अब एक्शन की बारी आने वाली है। सवाल यही है कि आखिर ये आक्रमण कब होगा, कैसे अंजाम दिया जाएगा और क्या ईरानी कमांडर्स हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? हम ये बता देना चाहते हैं कि अगर हम एक बार जंग के मैदान में उतर गए तो फिर सीज फायर को लेकर कोई बात नहीं होगी। आप ये बात अच्छी तरह समझ लीजिए। पिछले 50 साल में आपने ईरान पर जो हमले किए हैं और जो नुकसान पहुंचाया है, हमारी उदारता और रणनीतिक धैर्य के बावजूद आप इसे अनदेखा करते हैं और ये वास्तव में एक गंभीर मामला है। हर रात ट्रंप को सपने में ईरान का तेल भंडार और गैस ही दिखाई देते हैं। उन्हें ये अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। हाल में दिए इन बयानों से तो यही लगता है कि ईरान और अमेरिका एक दूसरे के खिलाफ किसी भी वक्त युद्ध का ऐलान कर सकते हैं। खामनेई की फोर्स हाई अलर्ट पर है। ईरान में घमासान हुआ तो फिर निश्चित तौर पर जंग का दायरा बढ़ना भी तय। पिछले करीब महीने भर से ईरान में हालात खराब हैं। पहले प्रदर्शन होता है, फिर हिंसा होती है और हिंसा को दबाने के लिए, प्रदर्शन कुचलने के लिए लोगों पर गोलियां चलाई जाती हैं और यह सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है। अब ईरान की सरकार टीवी पर आकर कह रही है कि 3100 से ज्यादा लोग मारे गए। हमें अफसोस है, लेकिन हकीकत में यह आंकड़ा कितना है यह कोई नहीं जानता। दूसरी तरफ अमेरिका है जो ईरान को इन्हीं किलिंग्स की वजह से टारगेट कर रहा है। युद्ध का मूड बना चुका है। रिपोर्ट्स ये भी है कि ईरान पर हमले के टारगेट्स तक लॉक हो चुके हैं। सवाल है कि वो टारगेट कौन से हैं,
क्या खामनोई को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का ऑर्डर जारी हो सकता है, या हमले के जरिए सत्ता परिवर्तन ही मकसद है? कचहरी में अब दोनों की अदावत का दूसरा चैप्टर, पेंटागन का बारूदी ब्लूप्रिंट दिखाते हैं। तारीख 22 जून 2025। टारगेट ईरान के परमाणु ठिकाने। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। अमेरिका और ईरान के बीच इतनी तल्खी क्यों, और अब यह तल्खी युद्ध के लेवल तक क्यों बढ़ रही है, इसका सबसे नया एग्जाम्पल इन तस्वीरों से मिलता है। वो वक्त जब रात के साय में अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर टनों टन बारूद बरसाया था और यह दावा किया था कि ईरान का एटम बम बनाने का सपना कई साल पीछे कर दिया। ईरान के फोर्डो, नतांज और इस्फहान वाले न्यूक्लियर ठिकानों को खत्म कर दिया। ट्रंप इसे अपनी बड़ी कामयाबी बताते रहे, अब यही कहते हैं। We had one thing specifically that really got me. They were going to hang the old-fashioned hanging. They were going to hang 837 people on Thursday, and I told them, you can't do that. If you do that, it's going to be bad. I don't want to go exactly what I said, but nasty. And they canceled it, hopefully permanently. But those tariffs are still on, including China. Has China responded to sanctions? Sanctions. 25% for anyone who does business with Iran, and that will sanctions. go forward. Yeah, that's going forward. इन्हीं बयानों को देखकर एक्सपर्ट्स को लगता है कि ट्रंप को समझना काफी मुश्किल है। वो कब क्या कर जाएं, कहा नहीं जा सकता। इसीलिए जैसे ही बात करने का ऑफर दिया, दूसरे ही दिन बारूदी बेड़े को लेकर अपनी ताकत का दम भरने लगे। सवाल है, अगर जंग हुई तो अमेरिका ईरान पर कहां हमला करेगा? क्या टारगेट लिस्ट तैयार हो चुकी है? क्या ट्रंप ने टारगेट अप्रूव कर दिए हैं? तेहरान के अलावा कितने शहर निशाने पर होंगे? ترامپ خیلی اهمیت نمیدیم. اون میداند که اگر دست تعرضی به سمت رهبر ما دراز بشود، نه آن دست را قطع میکنیم، قاطعانه و شجاعانه و شعار هم نیست، بلکه دنیای آنها را به آتش خواهیم کشید. امان را از آنها خواهیم برید. هیچ منطقه امنی رو برای اونها. अमेरिका और ईरान की तरफ से इसी तरह के बयान सामने आए हैं, लेकिन बात है टारगेट्स की, क्योंकि अगर वॉरशिप से जहाज उड़ेंगे, मिसाइलें दागी जाएंगी, तो उनके कोऑर्डिनेट्स पहले से ही लॉक होने चाहिए। अब कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि कुछ दिन पहले अमेरिका की एक संस्था यूनाइटेड अगेंस्ट न्यूक्लियर ईरान ने व्हाइट हाउस को ईरान के 50 हाई वैल्यू टारगेट्स की डॉजियर लिस्ट सौंपी है। डॉजियर में इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर के उन सेंटर्स के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं जहां से प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसक कार्रवाई की गई। इसमें साराला मुख्यालय का नाम, जिसे दमनकारी चक्र का नर्व सेंटर माना जाता है। इससे पूरी पुलिस और सैन्य टुकड़ियों पर कंट्रोल रखा जाता है। तेहरान को 4 हिस्सों में बांटकर कंट्रोल करने वाले कुद्स, फतेह, नस्र और गद्र वाले सेंटर्स भी टारगेट हो सकते हैं। तेहरान के 22 नगर निगम में मौजूद 23 IRGC और बसीज के ठिकाने भी लिस्ट में, जहां से लोगों पर क्रूरता की जाती रही है। व्हाइट हाउस में मौजूद टारगेट लिस्ट में आले मोहम्मद सिक्योरिटी फोर्स और अल ज़हरा सिक्योरिटी ब्रिगेड का भी नाम है, जिनके ऑफिस नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट तेहरान में मौजूद है। Iran at the moment is a very delicate situation. There is no doubt about it. And President Trump is not helping it. He is trying to destabilize somehow or the other. But currently there are no other countries except Israel which are in support of a military invasion of Iran. Iran is not Venezuela.
It is a very different country. It is a civilizational country. Even though there is a fatigue, in my view, with the regime, and therefore internal reforms in the regime is absolutely necessary, and that's what he is also trying to aim at. So his statements sometimes that he is coming very quickly to attack, other times he says that I have already achieved my objectives, so there is no need. So we hope that there won't be no invasion. आपको याद होगा जून 2025 में ही इजराइल और ईरान के बीच 12 दिन की जंग चली थी। इस दौरान इजराइल ने सरप्राइज अटैक किया था और देखते ही देखते ईरान के हाई वैल्यू टारगेट्स को पिन पॉइंट लोकेशन के साथ खत्म कर दिया था। ईरान जब तक जवाबी हमला करता तब तक काफी नुकसान हो चुका था, लेकिन इस बार इजराइल नहीं, अमेरिका फ्रंट फुट पर है। हालांकि इजराइल भी तैयारियों का दम भर रहा है। अगर ईरान कोई गलती करता है और हम पर हमला करता है तो हम ऐसी ताकत से जवाब देंगे जिसका अनुभव ईरान ने पहले कभी नहीं किया होगा। ईरान में क्या होगा इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता, लेकिन एक बात पक्की है, जो भी होगा ईरान फिर कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। ईरान लो तखज़ोर लियोत मा शायता। इजराइल जानता है कि अगर ईरान के साथ जंग हुई तो फिर लेबनान और गाजा में एक बार फिर अनरेस्ट पैदा हो सकता है। उसे कम से कम 3 फ्रंट वॉर का सामना करना पड़ेगा और लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह इसके लिए तैयारी भी कर चुका है। हालांकि कई एक्सपर्ट्स को यह भी लगता है कि अभी ट्रंप फाइनल फैसला लेने से पहले एक बार फिर अपने अफसरों से बात जरूर करना चाहेंगे और अपने वॉरशिप के मिडिल ईस्ट में पहुंचने का इंतजार करें, क्योंकि अटैक के साथ साथ डिफेंस भी जरूरी है। इसीलिए शायद जॉर्डन और कतर जैसे एयरबेस पर मिलिट्री मूवमेंट बढ़ गया है। टारगेट प्रैक्टिस की तैयारियां हो रही हैं। ईरान वो मुल्क है जिसकी आबादी 9 करोड़ से ज्यादा है, एशिया के लिहाज से छठी सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क। और जियोग्राफी के हिसाब से देखें तो ऐसा देश जो 2 तरफ से पानी से घिरा है। उत्तर की तरफ कैस्पियन सागर है, साउथ में फारसी खाड़ी और ओमानी खाड़ी। इसी तरफ एक सकरा सी रूट भी है, होर्मुज स्ट्रेट। इस वक्त ईरान की सबसे बड़ी बार्गेनिंग चिप यही रूट है, क्योंकि अगर ईरान पर हमला होता है तो इसे ब्लॉक करके दुनिया में तेल रूट को वो ठप कर सकता है। हालांकि ये सही है कि अमेरिका की फौज ईरान से बड़ी है, उसके पास बड़े युद्धपोत हैं, मिसाइलें हैं। दूसरी तरफ ईरान के पास भी मिसाइलों का भंडार है, ऐसे ड्रोन हैं, ऐसे बोट्स हैं जो अमेरिका को चुनौती तो देगी ही। ईरान में ताकत है और इसीलिए कचहरी में आज हम आपको ईरान की सैन्य ताकत पर तीसरा चैप्टर खामनेई का बदलापुर दिखाते हैं। इन तस्वीरों को देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस बार ईरान की तैयारियों का लेवल क्या है और किस तरह जनता के बीच ये बताने की कोशिश हो रही है कि हम अब फुल एंड फाइनल वॉर की तैयारी कर रहे हैं। शो चल रहा था, स्टूडियो में ही आत्मघाती ड्रोन्स लाए गए और उनका इंजन भी स्टार्ट कर दिया गया। मैसेज अमेरिका के लिए था, इजराइल के लिए था, जनता तालियां बजा रही थी। सुनिए, हम आपके काफी करीब हैं। शाहिद 129 ये वही ड्रोन है जिसका विंग स्पैन 16 मीटर का है। ये वही ड्रोन है जो 4 स्मार्ट बम ले जा सकता है। इसके बाद ईरानी कमांडर दूसरे ड्रोन की तरफ गया और फिर उसकी ताकत को दुनिया के सामने बताने लगा। इस बयान में ट्रंप के लिए एक और मैसेज था, शायद सुप्रीम लीडर खामनेई की तरफ से आया होगा। ये शाहिद 136 ड्रोन एक पंछी है। मिस्टर प्रेसिडेंट यानी ट्रंप कहते हैं कि मुझे शाहिद 136 जैसा ड्रोन बनाना है। उन्होंने ऐसा एक ड्रोन बनाया भी था, लेकिन फिर कहा कि ये काफी महंगा है। वो कहते हैं कि मुझे ईरान जैसा ही ड्रोन चाहिए। आप जानते हैं कि ये क्या करते हैं? सोचिए, जब ये शानदार चीज उड़ती है तो दुश्मनों को टुकड़ों में बांट देती है। लेकिन ये नौबत आई, ईरान क्यों अपनी फायर पावर इस तरह दिखा रहा है, युद्ध की बातें कर रहा है, उसके संकेत दे रहा है। इसे समझने के लिए कुछ दिन पीछे चलना होगा। 28 दिसंबर 2025 ईरान में प्रदर्शन की शुरुआत। सब कुछ ठीक चल रहा था।
अचानक ईरान में प्रदर्शन का सैलाब सर उठाता है। खामनेई के खिलाफ लोग सड़कों पर जुटना शुरू कर देते हैं। महंगाई और रोजगार के मुद्दे पर सरकार से सवाल पूछे जाते हैं। खामनेई का समर्थन करने वाले बाजारी यानी व्यापारी वर्ग भी प्रोटेस्ट में शामिल हो जाता है और धीरे धीरे ये प्रदर्शन हिंसक होने लगता है। तेहरान के बाहर कई शहरों में फैल जाता है। आनंद फानन में इंटरनेट बंद कर दिया जाता है और फिर क्रूरता का अध्याय नजर आता है। लोगों पर गोलियां बरसाई गई, हजारों लाशें बिछाई गई। अमेरिका को मौका मिला, रजा पहलवी को ईरान में वापसी का मौका दिखा, मगर खामनेई कहते हैं हम अभी जिंदा हैं। अमेरिका की हमेशा से ये मंशा रही है कि वो किसी तरह ईरान को अपने काबू में कर ले। खासकर इस्लामिक क्रांति के बाद वो किस तरह दोबारा अपना वर्चस्व हासिल करे। दूसरे शब्दों में कहूं तो वो ईरान पर सैन्य, सियासी और आर्थिक तरीके से कंट्रोल करना चाहता है। ये इनका मकसद है और ये सिर्फ वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति की बात नहीं, यह अमेरिकी पॉलिसी रही है। वो ईरान को बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो ईरान को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते। हम अमेरिकी राष्ट्रपति को ईरान में हुई हिंसा और हत्याओं का दोषी मानते हैं। बीते 2 बार से खामनेई लगातार तय दिन और तय वक्त पर लोगों के बीच आ रहे थे, लेकिन इस बार यह ट्रेंड टूटा और फिर उन चर्चाओं ने दोबारा जोर पकड़ लिया कि क्या वाकई खामनेई सेफ एग्जिट की तलाश कर रहे हैं या फिर अमेरिका का डटकर मुकाबला करेंगे। क्योंकि ईरान की मिसाइल सिटी की तस्वीरें एक बार फिर सोशल मीडिया पर फ्लोट होने लगी हैं। इस तरह के दावे होने लगे कि ईरान ने सीक्रेट तरीके से ऐसी मिसाइल का टेस्ट कर लिया जिसकी मारक क्षमता 10,000 किलोमीटर तक है। चूंकि ईरान सीधे तौर पर अमेरिका को हरा नहीं सकता, इसीलिए कहा जा रहा है कि उसने आमने सामने के बजाय मिसाइल, ड्रोन और प्रॉक्सी वॉर को अपनी ढाल बनाया है। They are even more prepared than previous war. Can you elaborate? In what way are you prepared? Our missiles are, in a better position, quantity-wise and quality-wise. We have learned many lessons during the 12-day war. We have learned, we understood our weak points and our points of strength and Israelis' weak points. We have worked on all of them and we are fully prepared, even better than the previous time. It doesn't mean that we want war. As the best way to prevent a war is to be prepared for that. ट्रंप के पास युद्धपोत तो ईरान की नौसेना का मच्छर वाला बेड़ा यानी मॉस्किटो फ्लीट भी तैयार है। ईरान के पास सैकड़ों छोटी मगर तेज रफ्तार नावें जो मिसाइलों और टॉर्पीडो से लैस हैं। ये एक साथ हमला करके अमेरिकी जहाजों को घेर सकती हैं। भ्रम का शिकार हुए अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए मेरे पास एक सलाह है। ये ध्यान रखिए कि ईरान पर हमला करने की जो सलाह आपको दी जा रही है, ये वैसा नहीं है जिससे आपको लगने लगा कि मशहद में तख्ता पलट हो गया। इसलिए अगर आप ईरान पर हमला करने की कार्रवाई करते हैं तो इजराइल समेत पूरे इलाके में अमेरिकी सेंटर्स, बेस, शिप्स हमारे वैध टारगेट होंगे। और जिस नियत के साथ आप ईरान पर सैन्य हमले की धमकी दे रहे हैं, हम सिर्फ जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे, खतरे को भांपते हुए उसी हिसाब से एक्शन लिया जाएगा। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे साथियों को बताना चाहता हूँ, कोई भी मिस कैलकुलेशन करोगे तो तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान के पास दुनिया की तेल वाली सप्लाई लाइन खत्म करने की ताकत है। ईरान हॉर्मुज वाले रास्ते में माइंस बिछा सकता है और अब तो खामनेई के सलाहकार भी ये कह रहे हैं कि हम दुश्मन के खिलाफ आखिरी युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। ये जंग हमारी किस्मत का फैसला करेगी। जब ताकतवर कुदरत अपना फैसला सुनाती है तो इंसान के पास सिर्फ इंतजार करने और सहम जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। कुदरत जब करवट लेती है तो इंसान के बनाए तमाम ऊंचे दावे और इमारतें बौनी नजर आने लगती हैं। इस वक्त रूस से जो तस्वीरें आ रही हैं वो डराती भी हैं, हैरान भी करती हैं। रूस का कामच टका जहां आसमान से बर्फ नहीं बल्कि सफेद आफत बरत रही है। 6 दशक बाद आई ये तबाही सवाल खड़ा करती है कि क्या हम उस दौर में पहुंच गए हैं जहां मौसम का मिजाज अब पूरी तरह हमारे नियंत्रण से बाहर हो रहा है। जो रूस बर्फ का आदी रहा है, आज वही रूस इस रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी के सामने बेबस खड़ा है।
कहने के लिए दुनिया रूस के कामचटका को वोल्केनो लैंड कहती है, लेकिन ज्वालामुखी की धरती बर्फ के पहाड़ के नीचे दफन हो चुकी है। यह कयामत का आगाज है या फिर कुदरत का प्रतिशोध? अब कचहरी में रूस से आई तबाही की पेशी करवाते हैं। रूस के किस हिस्से पर आसमान से कयामत बरसी? जहां ज्वालामुखी धधकते हैं वो जगह बर्फ का गोला कैसे बनी? 150 फीट के आइस बॉम्ब ने एक शहर का खून जमा दिया। सड़कें गायब, 150 फीट ऊंची इमारतें लापता, 25 फीट नीचे ट्रैफिक सिग्नल गायब। बर्फ इतनी कि ढूंढने से घर मिले न कार, न रास्ते, न 150 फीट ऊंचा पुल। कयामत का ये ट्रेलर रूस के कामचटका शहर से रिलीज हुआ है। कयामत नहीं तो और क्या कहेंगे आप इसे। मंजर देखिए, सड़क के अगल बगल 150 फीट ऊंचे बर्फ के पहाड़ बन चुके हैं। नीचे कतार में गाड़ियां दबी हैं, 1, 2, 3, 4, 10, 20 और न जाने कितनी। कामचटका ये वो इलाका है जिसे दुनिया ज्वालामुखियों का धरती कहती है। आज यहाँ आग नहीं, बर्फ की ऐसी आंधी चल रही है जिसने इतिहास के पन्ने पलट दिए। 150 साल में सबसे ज्यादा बर्फबारी हुई, रिकॉर्ड टूटे तो शहर की सूरत बदल गई। यहाँ कभी चहल पहल हुआ करती थी, लोग बिल्डिंगों की बालकनी में बैठा करते थे, लेकिन बर्फ इतनी गिरी कि ये कई फीट ऊंची बिल्डिंग बर्फ में दफन हो गई। हालात कितने भयंकर हैं ये महिला दुनिया को बता रही है। Тут просто гигантский сугроб. Машины выкопаны вот так вот из гор. Естественно, они не... कहीं कहीं तो 150 फीट से भी ज्यादा बर्फबारी हुई, जहां 2 या 5 मंजिला इमारतें पूरी तरह गुम हो गईं। पहली मंजिल से भी अगर कोई गिर जाए तो जान जाना तय है। इस शख्स को देखिए, बिल्डिंग के 3 माले से अपने घर की खिड़की से नीचे कूद गया, क्योंकि बर्फ बालकनी के बेहद करीब तक पहुंच चुकी है। कामचटका में कोई गली, कोई घर ऐसा नहीं बचा है जिसके सामने बर्फ का पहाड़ न हो। लोग रात में घर के बाहर अपनी गाड़ियां पार्क करके गए थे, लेकिन 150 फीट बर्फबारी हुई तो बर्फ के पहाड़ के नीचे से गाड़ियों को खोदकर निकालना पड़ा। कुछ खुशकिस्मत थे जिन्हें गाड़ी मिल गई, बाकी अब भी जद्दोजहद में जुटे हैं। कामचटका में बर्फबारी की एक और हैरान करने वाली तस्वीर देखिए। चौड़ी सड़क, बड़े बड़े चौराहे, चौराहों पर लगे 25 फीट ऊंचे ट्रैफिक सिग्नल जो पहले दूर से नजर आते थे, आज लोग ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर से गुजर रहे हैं। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन तस्वीरें गवाह हैं। कामचटका के कई शहरों में बर्फ की परत 2 से 3 मंजिला इमारतों के बराबर जा पहुंची है। लोग अपने ही घरों में कैद हो गए हैं, क्योंकि दरवाजा खोलते ही सामने कंक्रीट की दीवार नहीं बल्कि बर्फ की दीवार खड़ी है। भारी बर्फ के बोझ से पावर लाइंस टूट चुकी हैं। 0 से 30 से 40 डिग्री नीचे के तापमान में बिना हीटिंग के रहना मौत को बुलावा देने जैसा है। रूस के मौसम विभाग का कहना है कि एक साइक्लोनिक डिप्रेशन ने कामचटका को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। लेकिन सवाल वही है, क्या इंसान ने कुदरत के साथ जो खिलवाड़ किया ये उसी का नतीजा है? इतनी भीषण बर्फबारी के बाद पूरे शहर में इमरजेंसी घोषित कर दी गई। सरकार और प्रशासन को आपातकालीन राहत और बचाव कार्य करना पड़ रहा है। और इसी के साथ आज की कचहरी में फिलहाल इतना ही। होगी आपसे सोमवार को मुलाकात। तब तक रखिए अपना ख्याल और बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ। शुभ रात्रि, नमस्कार।